नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। उत्तराखंड में भी लागू हुआ है नया आपराधिक कानून। आज से नए कानून में दर्ज होगा अपराध। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है। नए कानून से आम लोगों के जीवन में बदलाव होगा। सीएम धामी ने नए कानून को लेकर सीएम धामी ने नए कानून को लागू करने में लिया है भाग। तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अब अनिवार्य है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा दी जाएगी। तो नए कानून आज से लागू हो गए हैं। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता। तो 1 जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदल गया है। खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता। आज 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से। और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे। और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है, उसको तेज़ी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपये का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन। सर सामने देखकर जो अंग्रेज़ों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे और सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी, गृह विभाग में और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही थी। वहीं हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर रानीपुर कोतवाली में आज नए कानूनों की जानकारी देने के लिए एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस मौके पर एएसपी सीओ जितेंद्र महरा ने सभी को नए कानूनों की जानकारी देते हुए जागरूक किया। इन नए कानून के तहत तमाम धाराओं में बदलाव किया गया है। अब पुलिस थाने में बदले हुए धाराओं के अनुसार मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और नए कानून के तहत ही कोर्ट में केस लड़े जाएंगे। इन बदलावों का स्वागत तो सभी ने किया, लेकिन पुलिस और अधिवक्ताओं के लिए एक चुनौती बन गया है। हत्या, दुष्कर्म, धोखाधड़ी, देशद्रोह, महिला संबंधी अन्य अपराध और कई गंभीर धाराओं की धाराएं बदल दी गई हैं। राज्य के सभी पुलिस कर्मियों को इन नए कानून की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मंगलवार से अधिवक्ताओं की भी ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। बहुत सारे कानून थे लेकिन उन्हें सबको करके अब भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है। वो भारत के लिए भी अच्छा है और भारत के नागरिकों के लिए भी है। कानूनों में चेंज भी हुआ है और अब न्याय प्रक्रिया आसान भी हुई है और अच्छी भी हुई है, ताकि एक नीचे तक गरीब आदमी तक न्याय भी पहुंचे और पुलिस को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो आज की मीटिंग भी हुई है, जो एसपी साहब जितेंद्र
मेहरा जी हैं, अपने यहाँ के एसओ साहब हैं विजय सिंह जी, सबको बधाई है। उन्होंने अच्छी तरह समझाया है सारी चीज़ों का, और यही है पुलिस और जनता के बीच का समन्वय जो अच्छा होना चाहिए। कानून के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। भारतीय न्याय संहिता जो एक्ट 45 ऑफ 2023 भी है, उसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है। हमने आज कोतवाली थाने में शिविर लगा के लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने की कोशिश की है। नए कानून में क्या क्या नए प्रावधान है, हमने ये भी बताया है कि ये न्याय ओरिएंटेड है, जस्टिस ओरिएंटेड है, न्याय पे ज़्यादा फोकस है, इसीलिए नाम भी न्याय संहिता है। तो क्रिमिनल लॉ में बदलाव किया गया है। नए क्रिमिनल लॉ में 33 अपराध शामिल हैं जिनमें सजा बढ़ाई गई है। 23 ऐसे अपराध हैं जिनमें अनिवार्य सजा है। 83 अपराध में जुर्माना बढ़ाया गया है। तो क्रिमिनल लॉ में जो बदलाव किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू किया जा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए लागू किया जाएगा। तो बीएनएस की धारा 99 के तहत वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को खरीदने पर 7 साल की कैद है। पहली बार ईएफआईआर का प्रावधान जोड़ा गया है। यौन उत्पीड़न के केस में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी आवश्यक होगी। आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और हफ्ते भर में अदालत का फैसला ऑनलाइन मिलेगा। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा होगी। 12 दिसंबर 2023 बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में यह पारित हुआ। 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में यह पारित हुआ। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी। तो देखिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो हमने आपको बताए। तो आज से नए कानून जो हैं वो लागू किए गए हैं, जिसमें आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू होगी और अब दंड नहीं न्याय मिलेगा। तो आज से नए कानून के तहत अपराध के जो मामले हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। राजद्रोह की जगह देशद्रोह। तो 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, देखिए आज से 3 नए कानून लागू कर दिए गए हैं और अब तमाम आपराधिक घटनाएं जो हैं वो नए कानून के तहत दर्ज की जाएंगी। बिल्कुल, आज 3 कानून लागू कर दिए गए हैं पूरे देश में। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पीएचडी मुख्यालय पहुंचे, जिससे उन्होंने डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात करी। साथ ही साथ क्योंकि 3 नए कानून बनाए गए हैं पूरे देश में, इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी बोला कि उत्तराखंड में इन 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए उन्होंने करीब 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बात भी किया कि जो अंग्रेजों के जमाने के जो कानून चल रहे थे उसमें जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया काफी जटिल थी।
इसी प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए उन्होंने ये नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत जो अपराधी हैं उनके सजा मिलेगी। साथ ही साथ अगर जनता है, पुलिस के प्रति जो जनता का खौफ है वो एक तरीके से दूर होगा। साथ ही साथ जो न्याय की प्रक्रिया है वो सरलता कर देगी। तो तमाम बातों को लेकर के इन तीनों कानूनों का सम्मान किया, बधाई देते हैं। और उत्तराखंड में ये कल रात 12 बजे ही लागू हो गए और एक भी कर दिया है। 1400 रुपए की उसके तहत नए कानून के तहत पहला बार कर। बिल्कुल अनुज, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए नए कानून तो लागू हो गए हैं, लेकिन इसको लेकर ट्रेनिंग पुलिसकर्मियों को दी गई है। अधिवक्ताओं को किस तरह से इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो क्योंकि देखिए अब तमाम कानून जो है जिस तरह से इनमें बदलाव किया गया है और जो नए कानून लागू होंगे अधिवक्ताओं को भी उसी के तहत केस लड़ना है, क्योंकि अपराध अब उसी में लागू किए जाएंगे, या फिर कहा जा सकता है कि उसी के तहत दर्ज किए जाएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने इसी बात को बोला है कि जो 20 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री ने बजट जारी किया है, उसी को लेकर के चाहे वो अधिवक्ता हो या पुलिसकर्मी हो, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ अधिवक्ताओं में बार एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो नए कानून है उस नए कानून के तहत जो धाराएं हैं उनके अमल किया जाएगा। क्योंकि पहले जो प्रक्रिया होती थी कई धाराओं पे, वो प्रक्रिया काफी जटिल होती थी, लेकिन इस बार सरलीकरण किया गया है। कई आईपीसी की और सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उनका सरलीकरण किया गया है। इसी के तहत क्योंकि नए कानून जो बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री ने इसी वजह से बोला कि 20 करोड़ का जो हमने बजट जारी किया वो इसी वजह से कि हम सबसे पहले ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद धीमे धीमे इन कानूनों को हम अमल में लेकर। अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में ताकत झोंक दी है। हरिद्वार में भी चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिल रही है। मंगलौर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह से जनता नाराज नजर आई है। लोगों ने करतार सिंह को बाहरी प्रत्याशी बताया है। तो मंगलौर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस बीच जनता ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह को लेकर नाराजगी दिखाई है। स्थानीय लोग उन्हें बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी उनकी स्थानीय समस्याओं और जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाएगा। इस नाराजगी के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी दोनों ही एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। मंगलौर की जनता क्या कहती है, इसी पर हम जानने के लिए आज पहुंचे हैं मंगलौर विधानसभा में, और मंगलौर विधानसभा के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल जी। इस बार उपचुनाव हो रहा है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मुद्दे तो यह है, विकास तो कोई कर रहा है नहीं जी, तानाशाही करी इस गवर्नमेंट ने भी, और बस मर्जिया काम करते हैं। ऐसा क्या कारण रहा है कि आज तक यहाँ की अगर राजनीति की बात की जाए तो यहाँ जो भाजपा का कैंडिडेट है वो हार का सामना करता है और यहाँ से जीत नहीं पाता, खाता भी नहीं खोल पाता? भाई असल में पहले ये लोकदल बाहुल्य क्षेत्र था जी, और वे लोकदल के टाइम से ही जुड़े हुए हैं। काजी निजामुद्दीन के जो पिताजी थे वे लोकदल में कई बार विधायक रहे, तो कुछ उनकी जान पहचान बनी हुई, और वे इतने जनप्रिय हैं कि काजियों की तो यहाँ 400 ही वोट है, और जिसमें से 200 उसके साथ है, 200 अलग है। अब उसका तो अपनी जाति भी नहीं, बसपा वाले की कम से कम जाति के 30,000 वोट है मंगलौर में, और कई बार कभी वो निकल जाए कभी वो निकल। ये तो देखो चर्चा है जी, कोई उसका है भाई पैसे से खरीद देगा, वो है पैसे वाला है, सरकार विपक्ष कर रही है, इस बार सीट पर जोड़ लग रही है, ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। कितना विरोध लगभग आसपास के क्षेत्र में हो रहा है? बढ़ाना जी का जी, सब जितने बीजेपी के कैंडिडेट थे, यहाँ लीडर थे, सब ने लिखित में विरोध किया था। अब उन्हें तो पार्टी के हिसाब से रहना पड़ रहा, मनसा में भी नहीं है। तो आपसी कलह भी उनके अंदर की है कि गुटबाजी चल रही है? वो भी है जी, मान लिया वे चाहते ही नहीं थे बाहरी कैंडिडेट मिले, क्योंकि उन्हें फिर टिकट मिलना नहीं, जितना यार बाहरी आने लगेगा फिर,
तो उन्होंने लिखित में विरोध दर्शाया हाईकमान में। तो ये हमने देखा है कि जो स्थानीय लोग हैं वो बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव का जो परिणाम होगा उस पर इस विरोध का कितना असर होता है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून का इंतजार खत्म हो गया है। मॉनसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। मॉनसून के पहले हफ्ते में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून के प्रवेश से पर्वतीय क्षेत्रों में मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। तेज बारिश के कारण सड़क पर कई जगह यातायात प्रभावित हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून सहित 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही विभाग ने पर्यटकों को विशेष तौर पर चेतावनी दी है। 5 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। तो देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में मानसून का इंतजार खत्म हो चुका है। मानसून के पहले हफ्ते में तेज बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। तो उत्तराखंड में मानसून का इंतजार खत्म हो गया। मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में मुसीबतों का दौर अब शुरू हो गया है। मानसूनी बारिश की मात्रा अधिक होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। 5 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चारधाम मार्ग पर आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उधर चारधाम में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। 50 दिनों में पहुंचे हैं करीब 30 लाख यात्री। 10 मई को कपाट खुले थे। 2023 में 68 दिनों में 30 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार 50 दिनों में पहुंचे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। इस वर्ष चारधाम यात्रा शुरू हुए 50 दिन हुए हैं और इन 50 दिनों में 30 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 2023 में 30 जून तक यानी 68 दिनों में 30 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे।
धर्मनगरी हरिद्वार में शनिवार को हरिद्वार में सूखी नदी से गंगा में बहकर डूबी 2 गाड़ियों को आज गंग नहर से बाहर निकाला गया। पुलिस और NHAI की टीम के जॉइंट ऑपरेशन में डैम कोठी चैनल के पास से गंग नहर में डूबी देहरादून नंबर की दोनों गाड़ियों को क्रेन से बाहर निकाला गया। गंगा में बही 5 गाड़ियों को शनिवार शाम ही निकाल लिया गया था और SDM अजयवीर सिंह ने बताया कि कुल 8 गाड़ियों के बहने की जानकारी, 7 गाड़ियों को निकाल लिया गया, जबकि एक गाड़ी अभी भी लापता है। उसको खोजने की कोशिशें हो रही हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।